अच्छा, फिर तुमने ऑनलाइन भी लगाई थी क्या वो? अच्छा, मैंने जाना। आज मैथ्स की क्लास सर कह रहे थे कि क्लास नहीं करता मैथ्स। अच्छा, हमको नहीं आया था यार। अच्छा, बड़े बच्चों आगे, पहले एक बार वो खत्म कर लेते हैं जो थोड़ा सा बचा हुआ है अपना, जो हम लास्ट टाइम समझ गए थे। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझा रहा था कि दो तरीके के फॉल्ट्स या फिर एबरेशंस की हम बात करते हैं। एक होती है क्रोमैटिक एबरेशन और एक होती है स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, नाम से ही समझना है। स्फेरिकल मतलब इट हैज गॉट टू डू समथिंग विद स्फीयर। स्फीयर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो पैरेलल, सारी की सारी पैरेलल रेस को कन्वर्ज नहीं कर सकता, सिर्फ पैराक्सियल को ही करता है। ठीक है, दूसरा है क्रोमैटिक, क्रोम कलर वेवलेंथ। तो ये क्या पंगा है कि जहां रिफ्रैक्शन होती है तो वहां पे एक ही जगह नहीं होएगी, जो फोकस होएगा वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होएगा। ठीक है बच्चों, तो मतलब जस्ट टू गिव एन आइडिया, जैसे जो मान लो जो लोग स्पेक्स डालते हो आप, हम वैसे तो ये कहते हैं कि स्पेक्स क्या लेंस होता है, कनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस है ना। खैर हमने आज जो पढ़ना भी है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आ, अगर उसको हम ऐसा बनाए कि वो सिर्फ रिफ्रैक्शन करवाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उसमें वही यही क्रोमैटिक एबरेशन आएगी। मतलब स्पेक से जो आपको कुछ भी दिखेगा ना, उसके कलर्स थोड़े से अलग अलग से धुंधले से दिखेंगे, सेपरेटेड सा दिखेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो लेंस होता है, जो हम पढ़ते नहीं थे, जो हमने वो पढ़ा था, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो लेंस को, जो हमारी स्पेक्स होती हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाता है। क्या चाहेंगे हम इसमें? डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, है ना। तो इस पे जो मेन लेंस है उसके अराउंड कुछ कोटिंग की जाती है, जिससे कि उसका डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन वाला कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है हमें। सबसे पहले हम उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम एक बार उस वो वाले जो हम माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की बात कर रहे थे उसको लिख लेंगे। तो ये दो फॉल्ट्स होते हैं बच्चों, ये नोट कर लो। तो जो आपको फिगर समझ आ रहे हैं, जैसे लेफ्ट साइड पे मैंने क्या किया, दो अलग अलग कलर्स दिखाए हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा एग्जैजरेटेड है कि हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं, रेड कलर ब्लू कलर। राइट साइड पे क्या दिखा है कि जो ग्रीन रे है वो थोड़ी दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो जो फोकस जिसको हम कहते हैं R/2 उस पे नहीं कन्वर्ज कर रही, कहीं और कर रही है।
तो ये भी समझ आ रहा है बच्चों, क्रोमैटिक एबरेशन कनकेव मिरर में नहीं होगी, वहां कोई चक्कर ही नहीं है वेवलेंथ का। सिमिलरली स्फेरिकल एबरेशन पैराबोलिक मिरर में नहीं होगी। ओके, तो नाउ विद नॉलेज ऑफ दीज टू फॉल्ट्स, अब हम बात करते हैं जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो वहां पे बच्चों हमने क्या किया था, बस अगर आपको याद हो, तो ऑब्जेक्टिव को लेंस की जगह कनकेव मिरर से रिप्लेस कर दिया था, और साथ में हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया था। तो बस इससे फायदा क्या हो गया हमें, देखो कि अगर ऑब्जेक्टिव को मिरर से रिप्लेस कर दिया तो क्या एडवांटेज हो जाएगा, क्रोमैटिक एबरेशन खत्म हो गई। एंड अगर हम, भाई अगर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है, तो हम ये मिरर भी स्फेरिकल की जगह पैराबोलिक ही ले सकते हैं। तो क्या होगा, तो फिर आपकी स्फेरिकल एबरेशन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ इम्प्रूवमेंट ओवर अ नॉर्मल टेलीस्कोप। तो ये लिख लो। देख लिया बच्चों, ठीक है, समझ आ गया कितने टाइप के हमने कर लिए अब टेलीस्कोप्स। 3 हो गए। एक तो नॉर्मल टेलीस्कोप जो था, ठीक है, जिसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। फिर एक हमने इसके ऊपर जो किया था, इसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ठीक है, और ये तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिंग। ठीक है बच्चों, वंस अगेन प्लीज रिमेंबर, फॉर्मूला इसका भी सेम है रिफ्लेक्टिंग का। मतलब वो जो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूलाज थे ना, वो जिसमें एफओ जो आ रहा था, सेम फॉर्मूला है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो एफओ डलेगा वो मिरर का डलेगा रादर देन लेंस। डलना वैसे ही है सारा कुछ। इज दिस थिंग क्लियर? ओके बच्चों, देर इज another type of telescope as well। ठीक है, वो भी कभी कभार उसका मेंशन आ जाता है, दैट इज नोन एज गैलीलियन टेलीस्कोप। तो उसमें बच्चों क्या होता है, मतलब बहुत माइनर सा फर्क है कि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और सब फर्क ये है कि जो आई पीस है वो हम कन्वेक्स की जगह कनकेव ले लेते हैं। मतलब जस्ट नीड टू नो दिस मच, बाकी स्टिल अगेन वही फॉर्मूला, सब कुछ वही रहता है। ठीक है, तो बस इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप एफ नेगेटिव हो जाएगा आपके फॉर्मूलाज में।
राइट बच्चों, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पार्ट बच्चों आता है छोटा सा एक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये हमने बस बेसिकली बिल्कुल वही 10th क्लास वाला ही हमें रिपीट करना है सारा कुछ। तो आई इज नॉर्मली अ कॉन्वेक्स लेंस जो कि इमेज कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे, ठीक है। अगर कोई कुछ भी मतलब डिफेक्ट है तो उस कारण से क्या इश्यूज आते हैं। बेसिकली हम जो डिफेक्ट्स की बात करते हैं, एक तो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, राइट। शॉर्ट साइटेडनेस का क्या मतलब हो कि पर्सन को दूर का नहीं दिख रहा, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है। इसमें जैसे कि नाम से समझ आ रहा है हमें, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कि पास का ही दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स बच्चों, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मतलब जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है या फिर मैक्स डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, उसके सेंस में मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, किस किस वाले डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, लीस्ट डिस्टेंस में या मैक्स डिस्टेंस में? मैक्स में, कि भाई अगर किसी पर्सन को मायोपिया है, नॉर्मल पर्सन के लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी। तो अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इंफिनिटी नहीं होगा, उसकी जगह कुछ वैल्यू होगी, मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, एटसेट्रा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें, इफ वी से कि पर्सन कैन नॉट सी जस्ट फॉर एग्जांपल बियॉन्ड 2 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम बच्चों कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम क्या चाहेंगे, ठीक है। व्हाट वी वांट इज कि मान लो ये आई है बच्चों, ठीक, हमारे लिए इट इज जस्ट प्योर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इमेज प्रॉब्लम, और हमें कोई इसमें, तो 1 मिनट के लिए मान लो मुझे ये भी नहीं पता कि, फिलहाल मुझे नहीं पता कि इसमें लेंस कौन सा यूज होता है, कि कनकेव लेंस यूज होता है या कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने आप इक्वेशन जो है वो आंसर दे देगी। ठीक है, मैं कोई भी दिखा देता हूँ अभी के लिए। तो हमने बच्चों ये आई के आगे लेंस दिखा दिया, ठीक है। एक ये मैं पॉइंट दिखा देता हूँ ए, जो कि 2 मीटर्स की दूरी पे लेंस से, एंड एक पॉइंट बी जो प्रैक्टिकली इंफिनिटी पे हो। तो बच्चों जो हमारा लेंस है वो किस तरीके का करेक्टिव एक्शन ले, क्या करे वो बताओ। आई को ए के बियॉन्ड कुछ नहीं दिख रहा, तो लेंस को क्या करना चाहिए कि जो भी ए के आगे है, मैंने एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया जो बी है, अगर लेंस बी की इमेज ए पे ही बना दे फिर तो आई को दिख जाएगा। तो हम इतना चाहते हैं कि तो लेंस शुड फॉर्म इमेज ऑफ बी। बी क्या है बच्चों, जो मतलब ओरिजिनल जो नॉर्मल पॉइंट है एट ए का हो गया, जो पर्सन स्पेसिफिक हो गया। तो मतलब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, u क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी, v क्या हो गया,
-200 सेंटीमीटर। तो therefore अगर मैं इसमें लेंस इक्वेशन लगा दूं, -1/200 माइनस -1.30। तो यहाँ से f क्या आ गया, -200 सेंटीमीटर, या पावर क्या आ गई, -0.5 डायोप्टर। तो अच्छा, यहाँ इस एग्जांपल से हमें ये भी क्लियर हो गया कि ये जो मायोपिया है ये किस टाइप ऑफ लेंस से करेक्ट होता है, कनकेव। तो इससे बच्चों कई बार ना हम गलती मतलब बस ये कर देते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज किसको लेना है, तो हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि इन्फिनिटी का देखना है हमें, तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, बट वो नहीं। हम क्योंकि आई दो मतलब जिस आई का जो मॉडिफाइड पॉइंट है, आई तो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं सकती, तो हम ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ जी जो मॉडिफाइड पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पे करना है, कि भाई 2 मीटर है उसको इन्फिनिटी करना है। नहीं, हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी को 2 पे लेके आना है। यू कैन नॉट चेंज द आई, राइट। हम तो जो मतलब ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देते हैं ताकि आगे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिमिलरली बच्चों जो दूसरा डिफेक्ट होता है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, उसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया अगेन एज द नेम सजेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सन को पास का नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस केस में जो पर्सन का वो डी होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो क्या होगा, वो मतलब 25 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे, कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आइडियली 25 पे मेरे को दिखना चाहिए था,
अब हम क्या चाहेंगे, उसकी इमेज कहाँ बना दें हम, डी डैश की लेंस, उसकी अगर इमेज डी डैश पे बना देगा तो हमें दिख जाएगा। तो इसमें क्या डल जाएगा, 1 बाय डी डैश माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/। तो आप इसमें देख सकते हो क्लियरली कि जो डी डैश है वो 25 से ज्यादा है, तो उस कारण से क्या होगा, मतलब ये एफ पॉजिटिव आएगा इस केस में। हाँ, माइनस डी डैश। So this is corrected using convex lens. तो ये दो तो होते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा बच्चा होता है जो ना एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, मतलब क्या होता है कि देखो, हम नॉर्मली जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस तो मतलब 3D फिगर है। तो मतलब अगर मैं लेंस की फोकल लेंथ की बात करूं ना, जो कि हम नॉर्मली हमेशा हम लेंस की फोकल लेंथ बस ऐसे दिखा देते हैं, है ना। मतलब दिस फिगर सजेस्ट कि भाई वो लेंस, हमें पता है कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, एक तरह से सर्कल है या डिस्क है, तो उसके हिसाब से ये फोकल लेंथ आ गई। एस्टिग्मेटिज्म में बच्चों ऐसा इशू आ जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जो फोकल लेंथ है वो प्लेन डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आपकी रेज ऐसे वर्टिकल प्लेन में आ रही है तो वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे, और अगर आपकी रेज हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है तो वो किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज करे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी आई को, कि अगर आई कोई बड़ा ऑब्जेक्ट देख रही है, मतलब जस्ट इमेजिन कि आई मान लो एक स्क्वायर कोई देख रही है, तो क्या होगा, वो आई स्क्वायर की लेंथ और उसकी हाइट को अलग अलग तरीके से परसीव करेगी, तो पर्सन को उसकी शेप अजीब सी दिखेगी। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म में जो फॉल्ट होता है वो ये है कि फोकल लेंथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेन्स। तो जो इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज सिलेंड्रिकल लेंसेज। ठीक है, वी शुड जस्ट नो दिस थ्योरेटिकली। इसमें और बच्चों एक चौथी होती है प्रेसबायोपिया। ये क्या होता है, मतलब जैसे नॉर्मली आई की फोकल लेंथ हम चेंज कर सकते हैं मसल से, तो विद एज वो एबिलिटी कम हो जाती है।
सोचो, अगर आप सोचो तो ये जो फोर्थ वाला डिफेक्ट है, दिस इज मतलब समवॉट लाइक, जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हिस्टेरिसिस, है ना, कि ये मतलब कि एक ऐसा डिफेक्ट जो मतलब मल्टीपल यूजेज के साथ आ रहा है। हाँ, मतलब ये हर जगह ही होता है, मतलब जैसे मान लो स्प्रिंग भी होता है, तो स्प्रिंग में भी हम वैसे तो कह देते हैं कि F=kx है और सब कुछ है, या जो हम 11th में यंग्स मॉडुलस वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, वहां पे भी उन सब जगह भी हिस्टेरिसिस होता है, कि मतलब अगर आप एक मटेरियल को, चाहे आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखा हुआ है, लेकिन आपने लाखों टाइम्स उसको एलोंगेट करके छोड़ा, तो थोड़ा सा उसमें मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये समझ आ गया बच्चों? ठीक है जी। क्वेश्चंस बच्चों ट्राई कर लिए थे आपने इसके टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे? एक बार वो हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 एल पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, स्क्वायर्स 9 सेंटीमीटर से देख रहे हैं, थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू आई। एकदम से बच्चों क्या समझ आ रहा है कि किस टाइप का केस है? आप देख रहे हो कि 9 सेंटीमीटर से देख रहे हैं हम, तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो हम बात कर रहे थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज? तो ये अभी हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर की बात नहीं कर रहे। और कौन सी मैग्निफिकेशन हुई? सिंपल लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अब एकदम सोच के लग रहा है कि मतलब कि वी क्या ले, यू तो दे दिया कि यू तो आपको कह दिया कि भाई 9 हो गया, वी की प्रॉब्लम है ना? तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिया होना चाहिए। करेक्ट, नहीं अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसका क्या चक्कर है? नहीं, हम लिटरल से ही करेंगे वो, इसलिए मतलब जो आप कह रहे हो वो हम तब करते हैं अगर स्क्वायर को हमने ऐसे प्लेन में ही रखा हो लेंस के। हाँ, अगर हम आई से देख रहे हैं तो हम ऐसे नहीं देखेंगे ना स्क्वायर को, हम तो ऐसे देखेंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही है, तो वो लगना तो लिटरल वाला ही है, तो वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने क्या मान के किया हुआ है? डी मान के किया हुआ है इमेज। एक मिनट, क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, ठीक है ठीक, वो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो वी निकल आएगा और उससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ऐसे देख रहे हैं आप कार्ड शीट को, तो वो लिटरली है। एंगुलर निकाल लेंगे और फिर सी पार्ट भी हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ में वो चीज यूज हो रही है जो मैं कह रहा था, कि अगर इन्होंने कहा है कि डिस्टिंक्टली विद मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर, तो फिर यहाँ पे आप डी पे बनाओगे इमेज, है ना? फिफ्थ में आंसर में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड
What should be distance between object and magnifying glass? The virtual image of a square is shown area this much. मतलब आप कह रहे हो कि फिफ्थ में v दिया हुआ है? Is it? U minus 6R. ठीक है. तो इसका आंसर मतलब क्या आता है? 6 आता है? Yes. ठीक है. तो बच्चे फोर्थ के सी में ये सारा होगा आई थिंक, है ना? Yes. तो ये एक बात याद रखने वाली है कि मतलब कब, वैसे दोनों मैग्निफिकेशंस अलग अलग हैं बट कब सेम आती हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को मतलब जब आप इमेज को डी पे बनाते हो. बाकी हो गए बच्चों बट्स? Yes. हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1. डन बच्चों? Yes. सारे हो गए एक्सरसाइज 1 में? Yes. ओके, ठीक है जी. ये जो 2-3 नेचुरल फिनोमेना है जो कि हम रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं. एक्सरसाइज 06 का आंसर एल पार्ट का ही कह रहे हो? एक्सरसाइज 0L6. अच्छा, ये ठीक है आई थिंक, इसका आंसर तो ठीक है. ठीक है जी. तो जो फर्स्ट फिनोमेना जिसके हम बारे में बात करेंगे दैट इज रेनबो. मैं बच्चों आपको एक बार मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपने इसको ना मॉड्यूल में दिया हुआ है, पढ़ना भी है कि क्या एग्जैक्टली होता है. तो बच्चों रेनबो में व्हाट हैपेंस इज कि
कि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्सलेट्स होते हैं which are assumed to be spherical, right? तो अब जब बच्चों सनलाइट इन रेनड्रॉप्स के थ्रू पास करती है, ठीक है, तो ये रेयर टू डेंसर वाली रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब जो जब यहाँ पे हम इस सरफेस पे जाएंगे, सेकंड सरफेस पे, तो सेकंड सरफेस पे अब दो फिनोमेना हो सकते हैं कि कुछ तो लाइट बाहर ही निकल जाएगी, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन हो गई, एंड देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, दिस विल बी अ स्मॉल पोर्शन। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि TIR हो रही है, आप ना चेक करना ज्योमेट्रिकली, यहाँ TIR हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो क्यों? ये हमने जो एक क्वेश्चन भी किया था ना स्फीयर से, जब हमने निकाला था, जहाँ पे मैंने कहा था I = E आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आप देखो कि जो एंगल यहाँ बनेगा R, वही एंगल R यहाँ बनना है, तो TIR होने के लिए ये वाला R जो है वो C से बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा हो ही नहीं सकता। जब लेफ्ट साइड पे C से छोटा ही आएगा तो राइट साइड पे भी C से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे TIR नहीं होता, ये जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही होती है, जो हम कहते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में तो बच्चों ये जो लाइट है जो एक बार रिफ्लेक्ट होके बाहर आई, ठीक है, और अब यहां से वो फिर से रिफ्रैक्शन होएगी, तो वो जिधर को भी गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में दो बार रिफ्रैक्शन हो गई, है ना, एक बार तो रिफ्लेक्शन हुई और दो बार रिफ्रैक्शन हो गई। मतलब इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन। तो मतलब दो बार रिफ्रैक्शन आ गई। जहां पे बच्चों रिफ्रैक्शन आएगी, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स अलग अलग अमाउंट से डिविएट कर जाएंगे, ठीक है। तो वो इस सिनेरियो में अब जो लाइट बाहर आती है, इसमें अलग अलग कलर्स की अलग अलग डिविएशन हो जाती है, जो कि हमारे को रेनबो की फॉर्म में नजर आती है। नहीं, वो मतलब वो डिपेंड करता है, सी इसीलिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जब बारिश होती है तो रेनबो बन जाती है, राइट। मतलब हमें बहुत पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे ही देखने को मिलती है। तो मतलब वो तभी होगा कि हाँ, अगर सारों से ही कर कर आके कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए कि इकट्ठे ही एक जैसा दिखेगा। अदरवाइज तो ये भी पॉसिबल है कि सबका अलग अलग रैंडमली सा हुआ, तो हुई तो सही डिस्पर्शन, लेकिन हमें कुछ क्लियर कट पैटर्न उसका नहीं दिखा। कई जगह बनती है, मल्टीपल भी बनती है। तो ये सारा कुछ इस पे डिपेंडेंट है कि कितने वहां पे वाटर वेपर्स हैं, उन सबसे क्या ज्योमेट्री और फाइनली कैसे अलाइन हो गया, क्या बन गया, ठीक है। अंडरलाइन फिनोमेना यही है बस, ठीक है। बाकी तो अब ये बात रह गई कि जो कितने सारे ड्रॉप से फाइनली मर्ज होके क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में बच्चों क्या हो जाएगा, आप इमेजिन करो कि अभी तो हमने एक रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी रिफ्रैक्शन पे बाहर निकाल दी रहे, यहाँ पर भी तो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन तो होएगी। अगर हम कहें यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हुई और फिर रे बाहर निकली, ठीक है, तो मतलब वहां पे
रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन एंड फिर रिफ्रैक्शन। तो इस केस में जो रेनबो बनती है इसको हम सेकेंडरी रेनबो बोल देते हैं। ठीक है, अगेन बच्चों ये ध्यान रखना कहीं पर भी TIR नहीं। जहां तक मुझे याद है ना, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है वर्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन, विच इज फाइन, वो तो हो ही रही है। टोटल नहीं लिखा हुआ तो वो ठीक है, बट कई बुक्स में उसको फिर टोटल भी लिख देते हैं जो कि गलत है। मतलब क्या होता है कि फिर जो शेप हमें दिखेगी वो जैसे हमें अभी दिखती है वैसी नहीं दिखेगी, उससे थोड़ी अलग दिखेगी। हाँ, फिर TIR भी पॉसिबल है कि आ जाए। तो एक बार मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि मतलब क्या क्या चीजें मतलब याद रखने वाली हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैथ्स भी दी हुई है। as far as I remember. तो बाकी तो बच्चों ठीक है, ये एंगल्स वगैरह तो आपको कुछ याद नहीं रखने। एक बात और जो मतलब हमें याद रखनी है कि जो ये फिगर से निकल कर जाती है कि सेकेंडरी रेनबो में ऐसा हो जाता है कि जो ऑर्डर ऑफ कलर्स है वो रिवर्स हो जाता है कंपेयर टू प्राइमरी। ठीक है, और मतलब फेंटर तो होएगी सेकेंडरी रेनबो, क्योंकि वो तो बहुत और थोड़ी सी रेस से ही बनी। ठीक है, तो ये लिख ही लेते हैं कि secondary rainbow is fainter, और इसमें order of colors is reversed. ठीक है जी। दूसरा जो फिनोमेना है बच्चों, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फिर वो लिख लेंगे। दूसरा फिनोमेना जो होता है दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग का क्या मतलब है? नॉर्मल कि लाइट रेस पड़ रही है कहीं पे, कोई डस्ट पार्टिकल्स पे या किसी पे, और वो बिखर गए, इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों स्कैटरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है कि स्कैटरिंग भी वेवलेंथ डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड इट सो टर्न्स आउट कि कुछ केसेस में मतलब स्कैटरिंग जो है एक्चुअली वेवलेंथ डिपेंडेंट भी है, और वो जो जिस साइज ऑफ पार्टिकल से लाइट स्कैटर कर रही है उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो ऐसा बन जाता है कि जो स्कैटरिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, एंड कुछ केसेस में ऐसा बन जाता है कि जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब बच्चों हम बात करते हैं मतलब स्कैटरिंग के बेसिस पे हम एक फिनोमेना जो एक्सप्लेन करते हैं वो करते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, आपको बच्चों आइडिया होगा कि अगर हम स्पेस में जाएं, स्पेस में एवरीथिंग इज ब्लैक, राइट? तो स्टिल ऐसा क्यों है कि हमें अर्थ से जो स्काई नजर आता है वो ब्लू नजर आता है, राइट? उसका रीजन क्या होता है कि जब सनलाइट बच्चों आ रही होती है, सनलाइट
करती है। तो जो एटमॉस्फेयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, उधर से सनलाइट जो है वो स्कैटर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्कैटरिंग है इट इज डिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ। तो इट सो टर्न्स आउट कि जो मतलब स्कैटरिंग है, जो सनलाइट वाली स्कैटरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ्स जो हैं वो जल्दी स्कैटर हो जाती हैं, और जो लार्जर वेवलेंथ्स हैं वो लेट स्कैटर होती हैं। मतलब तो इससे क्या होगा बच्चों, सनलाइट आ रही है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो छोटी वेवलेंथ्स हैं वो तो पहले ही स्कैटर कर गई, वो ऊपर ही रह गई, और जो बड़ी वेवलेंथ्स हैं वो नीचे आ गई। तो क्योंकि वो छोटी वेवलेंथ्स ऊपर ही रह गई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, उन सबका हमारे को जो कंबाइंड इफेक्ट है वो स्काई का ब्लूइश कलर दिखता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, इसकी कोई हमें मतलब ज्योमेट्री नहीं समझनी, वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे ये फिगर जो है नहीं, ये कुछ और है, ये नेक्स्ट फिनोमेना का फिगर है। तो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ब्लू कलर क्यों आया, कैसे आया बच्चों, वो स्कैटर होके ऊपर रह गया, दूसरे जो थे वो नीचे आ गए। ठीक है, इसी फिनोमेना से बच्चों ये भी एक्सप्लेन होता है कि जो सन का कलर है वो हमें सनराइज सनसेट पे रेडिश ऑरेंजिश नजर आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है फिनोमेना कि कंपेयर टू नून, जब सनराइज और सनसेट होता है तब सन का डिस्टेंस ज्यादा होता है हमारे से, है ना, ऑब्वियसली। मतलब जब सनसेट हो रहा है तो वो कुछ होराइजन के नीचे जाएगा या राइज कर रहा है, जब नून है, ओवरहेड है सन, तो ऊपर आ जाएगा। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों तो क्या होगा कि उससे लाइट्स आ रही हैं सारी। ठीक है, जो बाकी लाइट्स थी वो तो बीच में ही रह गई। ठीक है, अब इमेजिन सन से जो लाइट आ रही है हमारी आईज तक पहुंची कौन सी, बड़ी वाली वेवलेंथ ही पहुंची, रेड वगैरह ही पहुंची। तो फिर जब हम सन को देखेंगे तो क्या होगा, हमें क्या लगेगा, हमें तो सन ऐसे लगेगा ना कि रेड कलर का। तो इससे एक्सप्लेन होता है ये रेडिश कलर ऑफ सनलाइट, सनराइज एट सनसेट पे सन का। ठीक है, एक बार ये पढ़ते हैं। As sunlight travels towards atmosphere, it gets scattered by the atmospheric particles. Light of shorter wavelengths is scattered much more than light of longer wavelengths. ठीक है, तो amount of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength, और this is known as Rayleigh scattering. ठीक है, तो hence the bluish color predominates in a clear sky since sky blue has a shorter wavelength. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वो बात भी एक्सप्लेन किया कि वायलेट गेट स्कैटर्ड इवन मोर देन ब्लू, क्योंकि वायलेट की तो और छोटी है। तो ऐसा क्यों नहीं कि वायलेट ही दिखे, उसका रीजन ये है कि हमारी आईज जो हैं वो ब्लू को लेके ज्यादा सेंसिटिव, वो ब्लू को ज्यादा डिटेक्ट करती हैं, तो इसलिए हमारे को जो स्काई है वो ब्लूइश नजर आता है। ठीक है जी, वही बात, अब सनराइज सनसेट पे क्या हुआ, sun's rays have to pass through a larger distance, most of the blue and other shorter wavelengths are removed, least scattered light reaches our eyes, therefore the sun looks reddish. आई बात समझ? ठीक है, स्कैटरिंग से ही बच्चों एक और फिनोमेना भी एक्सप्लेन होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो स्कैटरिंग फिनोमेना है ये साइज ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंडेंट है। तो अभी जो हमने एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स लिए थे वहां पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था। ठीक है, लेकिन जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया या वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, उनके लिए जो स्कैटरिंग फिनोमेना है वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बड़े पार्टिकल्स के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो स्मॉल के लिए तो ये हो रहा है 1/λ⁴। अगर बड़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे इक्वली होते हैं, डायरेक्टली भी नहीं, सॉरी,
सारे इक्वल होते हैं, तो अब कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों क्या यहां से आपको ये समझ आता है कि वाई आर क्लाउड्स वाइट? क्या होगा? उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स ने सारे कलर्स की लाइट्स को इक्वली स्कैटर कर दिया। जब सारे कलर्स ही बिखरे हुए हैं तो इफेक्टिवली वाइटिश ही नजर आएगा। ठीक है, बच्चों ये लिखवाऊं या यहाँ से पढ़ लोगे, देख लोगे? ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकली यू शुड नो, और कुछ नहीं है इसमें। तो मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। नहीं मैं तो कर दूंगा, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब आ सकता है इस पे, रेनबो पे या इस पे। वह क्लियर बच्चों? ठीक है जी, तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर रे ऑप्टिक्स। क्या करें, अगला कर दें शुरू? कितना टाइम हुआ अभी? तो आधा घंटा है। क्वेश्चन दूं कोई इसके? अच्छा, मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है, जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला है उसका क्या हिंट था, कैसे होगा? एनर्जी, राइट द एनर्जी यूजिंग मतलब b²/2μ0 एनर्जी डेंसिटी यूज करके उसको सिलेंड्रिकल शेल लेके इंटीग्रेट कर दो और फिर उसको इक्वेट कर दो विद हाफ Li²। अच्छा, अच्छा। तो अब बच्चों आप वैसे ये 0 1 तो इसकी हो ही गई है ना? तो इसकी EMI की भी बची हुई है 3B। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे एंड ऑफ क्लास, लास्ट हाफ आवर में मैं ये EMI वाला जो आप कह रहे हो, EMI AC का जो भी एक्सरसाइज 3 बची हुई है वो डिस्कस करेंगे। चलो फिर बच्चों शुरू करते हैं अगला चैप्टर, व्हाई वेस्ट टाइम। नहीं, अभी फ्राइडे को ये करना ऑप्टिक्स की, फिर किसी और दिन कर। वैसे आप मतलब अब कंप्लीट तो कर ही लो ऑप्टिक्स का जो एक्सरसाइज 2 3, जब जब टाइम लगे। हाँ, मैं तो इसीलिए लिखा नहीं, मुझे पता है। ओके, तो बच्चों अब जो हम उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए कि हम बेसिकली EM वेव्स हमने डिफाइन की थी पहले, जिसमें हमने लाइट को स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं हम
तो अभी इस चैप्टर में हमने सारे में लाइट का रे नेचर पढ़ा, राइट। तो अब जो हमारा अगला चैप्टर आया बच्चों, उसमें हम लाइट की वेव नेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट समथिंग सो पेक्यूलियर कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और हर प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग बिहेवियर अज्यूम करके होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ी इस चैप्टर में, बेसिकली इस चैप्टर में तो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अगर आप सोचो, दो नहीं, ये अभी जो हमने पढ़ी वो तीसरी हो गई, स्कैटरिंग। तो मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लाइट को की रे नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों हम लाइट के वेव नेचर मानते हुए जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये रे से बिल्कुल भी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर हम टुवर्ड्स द एंड ये बात करेंगे कि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब रे मानना है कब वेव मानना है, तो हम समझ लेंगे कि हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिससे स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कब रे और कब वेव, ठीक है। तो जब बच्चों हम लाइट को एक वेव की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं वो है वेव फ्रंट्स। बेसिकली जैसे हम रे नेचर में क्या कहते थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ रेज, है ना। वेव नेचर में हम कहेंगे कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। मतलब अब प्रैक्टिकली इस चैप्टर में रे एग्जिस्ट ही नहीं करती, एवरीथिंग नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स। बट यस, क्योंकि हम रे पढ़ चुके हैं तो कहीं कहीं पे हम सिंप्लिसिटी के लिए रेस की टर्म्स में भी बातें समझ लेंगे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस चैप्टर में हमें सारा कुछ वेव फ्रंट की टर्म्स में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? जैसे बच्चों हम वहां पे कहते थे ना, मतलब इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका ये है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते थे तो हम कुछ इमेजिनरी सर्फेसेस बनाते हैं अपनी सिचुएशन को समझने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ये क्या है, असली में तो कुछ नहीं होती, बट हम बनाते हैं जिससे कि हमें कुछ चीजें समझ आ जाती हैं। वेव फ्रंट भी वैसे ही एक इमेजिनरी सर्फेस है, ठीक है, और इसकी हेल्प से हमें वेव नेचर को समझने में आसानी होती है, ठीक है। और इसकी बच्चों सिमिलैरिटी भी है बेसिकली कि कैसी इमेजिनरी सर्फेस है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, हमने थोड़ा सा रे की हेल्प ले ली क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मान लो हम बिल्कुल हिस्टोरिकली बात करें, तो जो पर्सन मतलब वेव ऑप्टिक्स का एडवोकेट होगा, जो वेव ऑप्टिक्स की बात करेगा, वो उल्टा कहेगा कि हाँ, रे जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। अब हम रे पढ़ चुके हैं तो हम ऐसे कह देंगे कि इट्स एन इमेजिनरी सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द रेज, ठीक है। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। ये लिखो कि इमेजिनरी सरफेस perpendicular to direction of light rays। तो बच्चों अगर मैं लाइट रेज को ऐसे पैरेलल बीम मानता हूँ तो फिर जो मेरा वेव फ्रंट होगा वो एक प्लेन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बीम, ठीक है। बच्चों सोच के बताओ, अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो बच्चों जैसे मैंने कहा, क्योंकि रे में पड़ा हुआ है तो रे की हेल्प से तो ये बहुत आसान हो गया ना एकदम समझना वेव फ्रंट को।
तो जो फंडामेंटली आप दोनों को भी इकट्ठे नहीं बना सकते, राइट? दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब आप रे भी दिखा रहे हो और वेव फ्रंट भी दिखा रहे हो, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मान लो एक लंबा सा लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, तो कैसा होगा वेव फ्रंट? लंबी सी रॉड है मान लो, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर करके कैसे फिगर्स हम बना रहे हैं? एज इफ गॉसियन सरफेसेस बना रहे हो हम, है ना? किस केस में? ना, क्यूब में तो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे ना। हाँ, मतलब जो सरफेस बन रही है वो रेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। क्यूब में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं है। आगे बात समझ बच्चों, ठीक है? अब बच्चों वेव फ्रंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बच्चों सबसे पहले तो वेव फ्रंट भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हो, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि अब सोर्स प्रोड्यूसेस लाइट रेज, अब क्या बोल रहे हैं हम? सोर्स प्रोड्यूसेस वेव फ्रंट्स which travel with the speed of light. जैसे ये वाला केस है, तो एक तरह से जो सिलेंडर है वो एक्सपैंड करता जाए, ऊपर स्फीयर एक्सपैंड करता जाएगा and so on. जी, सेकेंड पॉइंट बच्चों, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वेव फ्रंट के ऊपर बच्चों जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेम फेज में होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्यों मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आप देखो कि अभी तक हमने ऊपर जितना कुछ भी वेव फ्रंट का लिखा वो तो सारा एक तरह से लाइट रेस की हेल्प से लिखा, ठीक है? इमेजिन हम बिल्कुल डिफरेंटली सिर्फ लाइट की वेव नेचर को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे को रे के बारे में कुछ पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि रे नेचर भी कुछ होती है, ठीक है? तो साइंटिस्ट कैसे डिफाइन करता? वो कहता अगर वेव नेचर है तो कुछ ना कुछ उसकी इक्वेशन होती होगी वेव की, ठीक है? तो उस वेव में अगर हम ऐसे पॉइंट्स का लोकस बनाए जो कि सेम फेज में, उसको वेव फ्रंट है, ठीक है? मतलब जो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट है वो तो ये है, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स व्हिच हैव द सेम फेज। वेव फ्रंट बना ही वहां से,
ठीक है, बट वो तो हम क्योंकि रे की हेल्प ले रहे हैं तो हमने उसको रे की टर्म्स में डिफाइन कर दिया और ये अलग से प्रॉपर्टी लिख दी। ठीक है, रियलिटी में उल्टा है कि अगर आप ये कंडीशन लेते हो तो ऐसा निकल के आएगा कि भाई हाँ जी, जो लाइट रेज हैं वो उसके परपेंडिकुलर बनेंगे वेव फ्रंट के। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, फेज वाली प्रॉपर्टी तो वेव के अंदर ही आती है ना, रे के अंदर तो फेज जैसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है जी, तो बच्चों अब एक एग्जांपल ट्राई करो। हमारे को तो वेव फ्रंट बनाना बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, रेज बना दो और उसकी परपेंडिकुलर सरफेस बना दो, हमें तो कुछ अलग से सोचना ही नहीं, लोकस फोकस कुछ भी। तो आप जैसे मान लो मैंने ये सिचुएशन दे दी, ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आप इसके वेव फ्रंट्स बनाओ, तो आप क्या करोगे, पहले लाइट रेज बना दो, पेंसिल से लाइट रेज बनाओ, उनकी परपेंडिकुलर सरफेस बना दो, फिर पेंसिल से रब कर दो लाइट रेज, तो वो जो बचेगा वो क्या है, वेव फ्रंट्स। करो ट्राई, क्या बनेगा। बच्चों लाइट रेज में तो क्या होगा, पैरेलल बीम होगी जो फोकस पे कन्वर्ज कर जाएगी। बच्चों मतलब तीन पार्ट्स बनेंगे आपके, लेंस पे टकराने से पहले का वेव फ्रंट, लेंस से पास करने के बाद का वेव फ्रंट, और फिर कन्वर्जिंग के भी अगर आप आगे दिखा दोगे उस रीजन का भी वेव फ्रंट बना दो। बन गया बच्चों, ठीक है, तीन पार्ट्स। तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा, व्हाइट वाली लाइट रेज है, इनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ये ब्लू वाले हैं, इजंट इट। हाँ, अलग अलग इंस्टेंट्स है, हाँ। तो आप देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, बीम के पैरेलल परपेंडिकुलर सरफेसेस बना दी अलग अलग इंस्टेंट्स पे।
राइट? तो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट ऑफ रे ट्रेसिंग, राइट? जो हम पिछले में करते थे ना कि लेंस में रेज को ट्रेस कर दो, यहाँ पे ये उसका इक्विवेलेंट है कि हम वेव फ्रंट्स बना देते हैं। ये जो रेज ये वाली है, इनका तो ऐसे ही बनेगा। मतलब ये राइट साइड में बच्चों हमने क्या दिखाया है कि देखो पहले तो रेज कन्वर्ज करेंगी फोकस तक, अब फोकस को पास करने के बाद तो वो डाइवर्ज भी करेंगी ना। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया है फिगर? ओके। ऐसे ही बच्चों आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है, वो इमर्जेंट वेव फ्रंट्स हैं, तो यहाँ पे कैसा डिवाइस रखा हो जिससे कि ये क्रिएट हो जाएगा? हाँ, दो केस हो सकते हैं, है ना? एक तो ये है कि मैं प्लेन मिरर रख दूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर रख दूं, मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड नीचे की तरफ हो। दूसरा, प्रिज्म रख दो। प्रिज्म में भी ऐसी होता है ना, लाइट ऐसे आके इधर को चली जाती है। अगेन करना क्या है आपको, हमेशा रेज बना लो बस, है ना? उसकी टर्म्स में सोच लो। एंड आप ये समझ रहे होगे कि रेस की हेल्प से बहुत आसान हो रहा है सारा कुछ, नहीं तो हमें ऑल टुगेदर डिफरेंट थ्योरी बनानी पड़ती। आगे समझ बच्चों? बच्चों एक और भी बात समझो यहाँ पे, ठीक है? हम कैसे, चलो रेस की हेल्प से तो हम समझ ही जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स ही समझना हो तो हम कैसे सोचते हैं? आपको याद है, एक हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि जब रिफ्रैक्शन बढ़ रहे थे हम कि लाइट के टायर्स, मैंने कहा था ना टायर्स मान लो, वो टायर एक्चुअली वेव फ्रंट ही थे, राइट? वो परपेंडिकुलर सरफेसेस बनाई थी ना हमने। तो कैसे हम समझ सकते हैं बच्चों कि ये ऐसा क्यों हुआ कि लेंस से पहले जो शेप थी वो इस तरह की थी और उसके बाद ऐसी हो गई? ध्यान से सोचना। बच्चों इमेजिन करो कि ये जो प्लेन है वो लेंस से टच करने लग गया, ठीक है? मतलब ऐसे एक इंस्टेंट आएगा। अब क्या होगा, जो तो प्लेन का बीच वाला पार्ट है वो तो स्लो हो गया, जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो अभी एयर में ही है, वो फास्ट है। तो इस प्लेन की शेप कैसी बन जाएगी? बिल्कुल यही बन जाएगी, ये जो हमने ब्लू बनाई हुई है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? बिल्कुल वही चीज आप प्रिज्म के टर्म्स में भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है, नहीं मतलब लेंस ओवरऑल तो डिविएशन प्रोड्यूस करता ही है ना, मतलब जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो कम है ना,
जब स्लो हुआ, नीचे वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसे ही बच्चों क्या प्रिज्म में भी हम ये बात समझ सकते हैं? कैसे? मतलब अगर मैंने ये बनाया हुआ है प्रिज्म, तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट स्लो हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट फास्ट होगा, तो वेव फ्रंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाएगा बच्चों। क्या ये सोच पा रहे हो बच्चों सारे? ओके बच्चों, ऐसे ही ये एग्जांपल सोचो, आपको ये एक बाउंड्री दी हुई है, इसमें ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं और बाउंड्री के नीचे वाले इमरजेंट वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, तो आपको N1 N2 में बताना है रिलेशन, कंपैरिजन, इक्वल होंगे, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। क्या करोगे बच्चों इसमें? रेस बनाओ। अब देखो वो रेस को क्या हो रहा है, आर दे बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल? तो क्या हो रहा है, दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, so which means N1 is denser, N2 is rarer. Is this thing clear बच्चों? ओके, मुझे ये क्वेश्चन ट्राई करो कि जैसे ये लाइट रेज आ रही है, ये कोई ग्लास का मीडियम है, ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं, बताओ इन चारों में से कौन सा वेव फ्रंट बनेगा इमर्जेंट?
सोचो अभी। वो स्लो फास्ट वाले कंसेप्ट से सोचो ना। व्हाट सो टफ इसमें, स्लो फास्ट ही तो सोचना। मेरा गलती कर दी थी ना। हाँ करण, ऑनलाइन बताओ बचाओ, इसमें कोई कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते आप। सिंपली यही देखना है रे का कौन सा पार्ट स्लो फास्ट। भाई जिस पार्ट में ज्यादा मटेरियल है वो पीछे रह जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। जिस पार्ट में कम मटेरियल है वो आगे हो जाएगा। तो एक बात तो सीधा ये दिख रही थी कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये पतला सा है, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो आगे ही होगा कंपेयर टू अदर पार्ट्स, है ना। कौन सी ऑप्शंस बची? बी डी तो खत्म हो गई, बची ए सी। अब ए सी में भी क्या फर्क है? ए सी ऑप्शन कह रही है कि ऊपर और नीचे सारा एक जैसा है, मतलब ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखाया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट भी है वो भी तो खुद कर्व सा ही है। मतलब इसमें अगर हम बिल्कुल ऊपर बात करें तो ये थोड़ा सा ही मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी बस थोड़ी देर के लिए स्लो होगी ना रे, उसके बाद फिर फास्ट हो जाएगी। तो ये भी कंपैरेटिवली आगे ही जाएगी। और जो ये यहाँ पे जो पार्ट आ गया ऐसे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट है तो ये सबसे पीछे होना चाहिए। तो इसके हिसाब से कौन सी ऑप्शन बची? ए ऑप्शन, इजंट इट? तो ये बच्चों अभी आया था लास्ट ईयर आईआईटी में क्वेश्चन, एडवांस। मतलब ये भी एडवांस का है, इससे ऊपर वाला भी एडवांस का है, वो 2-3 साल पुराना है। मैं एक्चुअली वही देख के एकदम कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि ये कैसे, कि मैंने कराया हुआ था और सेम आ गया।
फिर मुझे ख्याल आया ऑप्शंस देख के, मैंने कहा कि नहीं इतना भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मतलब मैंने बाद में तब बताया होगा बच्चों को कि हाँ ऐसे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कुछ सॉल्व तो करना नहीं था, बस ये शेप ही देखनी थी। राइट बच्चों, आगे समझ? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। तो रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट बच्चों कर लेना कंप्लीट, राइट? इसमें इसका अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, बस ये वेव फ्रंट्स को एक बार रिवाइज कर लेना कि क्या। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया कैसे किया हमने? चाहते तो रेस बना के भी कर सकते थे, बट वो और लंबा हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है तो कर लो। चलो ठीक है बच्चों, ओके।